हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद अजय में। तो दोस्तों, हम स्वतंत्रता का अगला पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में ना सबसे पहला टॉपिक यही है कि जो स्वतंत्रता है वो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। खैर, हम पिछले पार्ट में इसका बहुत सारा व्यापक अर्थ पढ़ चुके हैं। अलग अलग लोगों के हमने व्यू भी देखे और जो बचा कुचा व्यू है वो अभी हम देख लेंगे। ओके दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद अजय से देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और इसके जो टेलीग्राम चैनल के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ओके, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। देखो, सकारात्मक अवधारणाएं हमने कल पढ़ ली थी स्वतंत्रता की। अब बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। देखो, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, सीधा सा मतलब कि जहां पर राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज्य अर्थात सरकार, राष्ट्र या कोई भी शासक हो, वो किसी भी तरह से लोगों की स्वतंत्रता में बाधक न बने, उसे ही हम कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब हर प्रकार की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की रोक टोक न होना। अगर रोक टोक नहीं होगी तो उसे पूर्ण आजादी, इसे कहते हैं पूर्ण आजादी, है ना। और आपको पता है, जहां पर पूर्ण आजादी मिल जाती है तो लोग फिर उस आजादी का गलत फायदा उठाते हैं। वो अपनी आजादी का प्रयोग दूसरों की आजादी को छीनने में लगा देते हैं, है ना। दूसरों की आजादी को बाधित करते हैं, इसलिए इसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है, ठीक है। लेकिन जो रॉल्स हैं और बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, है ना, जेएस मिल हैं और बाकी सभी लोग, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। उनके थॉट और विचार सही हैं, परंतु जहां राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वहां पर फिर शोषण, भेदभाव, असमानताएं विद्यमान हो जाएंगी स्वतंत्रता के नाम पर, ठीक है। अगर आप व्यापक स्वतंत्रता चाहते हो तो वहां पर कुछ न कुछ प्रतिबंध होना जरूरी होता है, परंतु जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वे किसी भी प्रतिबंध का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये यहाँ पर क्या है, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, ये मानते हैं। अर्थात राज्य, शासक या सरकारें जो भी हैं, वो किसी प्रकार से नागरिक पर क्या ना डालें, प्रतिबंध ना डालें, ठीक है। ये मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचार रखे हुए। आगे चयन की स्वतंत्रता, चयन मतलब उसे हर प्रकार का अवसर प्राप्त होना चाहिए और उसके पास बहुत सारे विकल्प होना चाहिए। जैसे मान लो एक विकल्प ए होना चाहिए, विकल्प बी होना चाहिए, और फिर उसकी मर्जी वह इनमें से किस विकल्प को चुने। उसके पास विकल्प सी हो, उसके पास विकल्प डी हो, बहुत सारे विकल्प। जैसे आपके पास भी विकल्प होंगे, आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। तो जो आपकी ये आजादी है दोस्तों, आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जैसा चाहे अपना फैसला ले सकते हैं, जैसा चाहे अपने जीवन में अपना मार्ग चुन सकते हैं। वे सब चयन की स्वतंत्रता कहलाता है ना। किसकी स्वतंत्रता? चयन की। आगे बात करते हैं निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव। निजी क्षेत्र मतलब कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कोई कंपनी है, कोई उद्योगपति की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, अपने उसके अपने उद्योग क्षेत्र हैं, उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप न होना, कि वो किस प्रकार से अपना उत्पादन करता है, किस प्रकार से वह आयात निर्यात करता है, या बाजार में अपना सामान किस तरह से प्रस्तुत करता है, और अपने जो उसका क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, अपना घर, अपना उद्योग, वहां पर कोई भी व्यक्ति इंटर नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य हो या कोई भी हो। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो फिर निजी क्षेत्र की आड़ में तो आपको पता ही है, लोग बहुत गलत कार्य करेंगे। जैसे घरों में महिलाओं के साथ शोषण होगा, बुजुर्गों के साथ शोषण होगा, बच्चों के साथ हो सकता है शोषण हो, या किसी पुरुष के साथ भी शोषण हो सकता है। अगर निजी क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो ये तो संभावना है, क्योंकि हर इंसान को आजादी का हक है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी आजादी का दुरुपयोग कर सकता है दूसरे व्यक्ति पर। तो निजी क्षेत्र में ये जो चाहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले पक्षधर, कि निजी क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम उद्योगों में देख सकते हैं, अगर उद्योगों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जो मालिक होगा वह मजदूरों का शोषण करता ही जाएगा, क्योंकि वह उसका निजी क्षेत्र है। इसी प्रकार से एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेगी,
इसलिए यह कहलाता है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी। आगे बात करते हैं, व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। मतलब ये माना जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों के द्वारा कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही विवेकशील है, उसमें ज्ञान अथाह है और वह अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छाई के लिए ही करेगा, अर्थात उसे अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वह आजाद हो सके और अपने विकल्पों का चयन कर सके। परंतु यदि सभी व्यक्ति विवेकशील होते दोस्तों, तो आज पूरे विश्व में शांति व्याप्त हो जाती। या जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तो बिल्कुल शांति व्याप्त हो जाती, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है। परंतु दुर्भाग्य से प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील नहीं होता, और जो विवेकशील नहीं होंगे सभी व्यक्ति, तो दिक्कतें क्या होगी, वह कई लोगों का शोषणकारी माध्यम बन जाएगा। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता, मतलब राजनीति होना चाहिए लेकिन वैधानिक होना चाहिए, कानून के सम्मत होनी चाहिए और उसका प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। ये बातें होती है नकारात्मक स्वतंत्रता की। अब इसके देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन समर्थक हैं, कौन कौन विचारक ऐसे हैं या सिद्धांतकार जो इसके समर्थक हैं। तो बेंथम है, जेसमिल है, बर्निल है, फ्रीडमैन, डी टॉकविल है, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैयक एवं नोजिक। ये जो सभी लोग हैं ये सभी लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा का विरोध करते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण आजादी होनी चाहिए, उसे किसी भी प्रकार का बाधा का सामना न करना पड़े, अर्थात उसकी निजी जिंदगी, उसके अपने चयन की स्वतंत्रता पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी लोग ये मानते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है या नहीं है ना, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हॉब्स हैं, लॉक हैं, लॉर्ड एक्टन है ना, कॉन्स्टेंट हैं और एलेक्स डी टॉकविले हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड। ये सभी भी क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इनमें आते हैं स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम है। और इनके अनुसार जो स्वतंत्रता है वह क्या है दोस्तों, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध ही नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये भी गांधी के विचारों से मुझे लगता है प्रेरित रहे होंगे स्पेंसर, क्योंकि गांधी भी राज्य का विरोध करते हैं। वे राज्य को चाहते ही नहीं कि राज्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राज्य का मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर राज्य का मतलब है जो हमारे संविधान में आर्टिकल 13 कहता है, सॉरी 12 कहता है। राज्य का मतलब यहाँ पर ये कि राज्य की सरकारें हो सकती हैं, कोई शासक हो सकता है, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी में सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी सरकारी अधिकारी, सरकारी जो न्यायालय में बैठे सारे जज, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य का मतलब बहुत व्यापक है दोस्तों, इसको आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इस प्रकार से ना समझे। यहाँ राज्य का मतलब है सरकार से, या जो भी विधि बनाता हो, जो विधि को लागू करता हो, और जो विधि के लिए लोगों को प्रेरित करता हो, अपने कर्तव्यों के लिए लोगों को प्रेरित करता हो, वह राज्य कहलाता है। तो इनका मानना है कि राज्य इसीलिए है क्योंकि समाज में अपराध है। अगर समाज से अपराध ही आप खत्म कर दो तो बताओ राज्य की क्या आवश्यकता है। जैसे पुलिस भी राज्य है, तो पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि समाज में शांति बनी रहे, अपराध ना हो, चोरी ना हो, बलात्कार ना हो, डकैती ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए राज्य है। परंतु मान लिया जाए कि चोरी ही नहीं होती है, लोग इतने विवेकशील हो गए हैं, इतने ज्ञानवान हो गए हैं, या इतने शांति प्रिय हो गए हैं और इतने नैतिक मूल्य से भरे पड़े हैं कि वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करते हैं, अपराध नहीं करते हैं। तो फिर राज्य की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल पुलिस की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, आपने नाम सुना होगा, फिनलैंड, ये ऐसे देश है दोस्तों जहां पर शांति में बहुत उच्चतर स्कोर इनका होता है हमेशा। और वहां पर पता है राज्य का बहुत ही कम हस्तक्षेप है वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता में। तो वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता में जब राज्य का हस्तक्षेप नगण्य है या ना के बराबर है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि पुलिस की वहां आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां पर बहुत कम जेलें हैं, जेलें बहुत कम है वहां पर, पुलिस भी बहुत कम है वहां पर, और पुलिस की भर्ती भी ज्यादा नहीं होती वहां पर। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर अपराध ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये स्पेंसर का कहना है कि जहां पर अपराध ही नहीं होंगे तो फिर राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इनकी रचना है मेन वर्सेस स्टेट, जो व्यक्ति है वह विरोध होता है किसके, राज्य के। 1884 में लिखी गई दोस्तों ये किताबें। और क्या नाम है इसका, मेन वर्सेस स्टेट।
हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या हैं, पक्षधर हैं। अगले आते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर के अनुसार दोस्तों, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करूंगा। ये कहना है वोल्टेयर का। कितना अच्छा स्टेटमेंट है वोल्टेयर का, देखो। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है स्टेटमेंट कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये कथन किसका है, ये पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप किसी और व्यक्ति के विचारों से हो सकते हैं कि असहमत हो, आप किसी और पार्टी को समर्थन देते हो सकता है आपका मित्र किसी और पार्टी को समर्थन देता हो जो आपसे विरोधी हो, आपकी पॉलिटिक पार्टी के विरोधी हो, लेकिन फिर भी आपकी दोस्ती में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन ना हो, आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे और आप उनके विचारों को भी सुने। कुछ ऐसे विचार उनके भी हों जिससे आप सहमत हों या असहमत भी हों, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का आप ख्याल रखें, उसकी बातों को सुने, किसी भी प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति को न छूने, मतलब उसके बोलने की जो आजादी है उसको न छीने, तो आप एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक कहलाएंगे। और वो सरकारें अच्छी सरकारें होती हैं जो किसी की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं छीनती है, क्योंकि व्यक्ति अभिव्यक्ति के ही माध्यम से अपने विचारों को, अपने अंतर चित्त मन के जो विचार हैं उसको प्रकट करता है। ठीक है, तो वोल्टेयर का ये बहुत शानदार स्टेटमेंट है दोस्तों कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। ये बात मैं बता चुका हूँ, नकारात्मक स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्ता आत्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि अगर पितृसत्तात्मक समाज मतलब पुरुष प्रधान समाज, तो पुरुष प्रधान समाज का अभाव, मतलब अगर पुरुष प्रधान समाज नहीं रहेगा तो वहाँ स्त्री पुरुष क्या रहेंगे, समान हो जाएंगे। वहाँ बुजुर्ग बच्चे सब समान हो जाएंगे। वहाँ लिंग भेद नहीं रहेगा, वहाँ नस्ल भेद नहीं रहेगा। और जहाँ पर ये भेद नहीं होगा वहाँ पर ओबियसली क्या विद्यमान हो जाएगी, वहाँ पर स्वतंत्रता विद्यमान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब स्वतंत्रता पर बर्लिन के विचार। ईसा बर्लिन इनका पूरा नाम था। ये भी नेगेटिव स्वतंत्रता के क्या थे, पक्षधर थे, बर्लिन। और इनकी प्रमुख रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो 1958 में लिखी गई। दो कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने स्वतंत्रता के, है ना, दो अवधारणाएं प्रस्तुत करी किसकी, स्वतंत्रता की। किसकी रचना है, बर्लिन की। और इनकी बहुत सारी और अन्य रचनाएं भी हैं। कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरमेंट, ये 1939 में, 1939 में इसकी रचना की गई। और एक और है फॉर एसे ऑन लिबर्टी, है ना, 4 निबंध लिखे इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर, 1969 में इनकी रचना है फॉर एसे ऑन लिबर्टी। और एक और है विको एंड हेडर, ये कब लिखी गई दोस्तों, तो ये लिखी गई 1976 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। ओके, तो ये रचनाएं आप जरूर याद रखें कि ये किसकी थी। अब बर्लिन और बात ये कहते हैं, आगे अपनी बात क्या कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो ये सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके क्या है, विरोधी है। मतलब ये मानते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात जहां राज्य हस्तक्षेप करता है वो तो बुरा ही है, क्योंकि राज्य किस मामले में हस्तक्षेप करता है स्वतंत्रता के नाम पर, कि हम आपकी आत्मलब्धि अर्थात आपकी आत्मा को नियंत्रित करेंगे, आपके विचारों पर नियंत्रित करेंगे जो कि नेगेटिव है वो वाले। परंतु वास्तविकता है दोस्तों, स्वतंत्रता के जो राज्य हस्तक्षेप कर लेता है तो वह चाहे पॉजिटिव विचार हो या नेगेटिव, दोनों पर अपना कब्जा जमा लेगा, है ना। और आप अभी दैनिक दिनचर्या में आप देखते भी होंगे, जो अपनी स्वतंत्रता का सही से प्रयोग करता है उस पर सरकारें बहुत सारे लोगों पर अपने प्रतिबंध लगा देती है। तो बर्लिन की जो बात है वो सही साबित होती है ना। लेकिन ये फिर भी बर्लिन क्या है, नेगेटिव जो स्वतंत्रता है उसके पक्षधर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इनका कहना है कि अगर सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है, तो जो समाज है पुरुष प्रधान समाज, उसका विकास होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए कि जैसे कि स्वतंत्रता है लेकिन हस्तक्षेप कर सकता है एक दूसरे की स्वतंत्रता में। तो मान लीजिए कि स्त्री की स्वतंत्रता है कि वह कुछ भी कर सकती है, उसको आजादी है कहीं पर भी घूमने की, परंतु अगर उसका पति उसकी आजादी को रोकने का प्रयास करेगा तो उसको ये अधिकार दिया जाएगा सरकार के द्वारा। या सरकार फिर प्रवेश करेगी किसी के घर में कि स्त्रियों को जींस नहीं पहनना चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, आदि आदि बातें। तो वो तो फिर समाज कौन सा वाला हो जाएगा, वो तो फिर पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा।
वो कानून निर्माण कर देगी कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते। तो बताइए ये क्या है, रोकने का ही एक तरीका हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पितृसत्तात्मक क्या है, समाज की क्या होगी, स्थापना हो जाएगी अगर सकारात्मक स्वतंत्रता रही तो। ये कहना है बर्लिन का। खैर बर्लिन के इस मामले से हम सहमत नहीं है, क्योंकि अगर सकारात्मक स्वतंत्रता ना होगी ना दोस्तों, तो दिक्कतें क्या होंगी, व्यक्ति फिर गलत कार्य करने लग जाएगा, फिर तो वो शोषण भी करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबरीमाला जो मंदिर है, टेम्पल है, वहां पर महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है, जो कि 11 वर्ष से तो 50 वर्ष तक, उन 50 वर्ष की जो महिला है वे प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये तो फिर धर्म के नाम पर, जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके नाम पर आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपने तो फिर लोगों को, लोगों की स्वतंत्रता छीनना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। परंतु यदि राज्य, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे, राज्य मतलब जो सरकारें हैं वो, कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाए, तो ये कौन सी हो गई, राज्य ने हस्तक्षेप कर दिया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। क्योंकि जो अंधविश्वास था, जो रूढ़िवादी प्रथा थी, वो समाप्ति के लिए राज्य फिर क्या करता है, इंटर करता है। तो ये तो अच्छी बात हो गई, तो ये कहलाती सकारात्मक स्वतंत्रता है। आगे बात करेंगे हम इस पर फिर। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है सामाजिक आत्म नियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक हो जाता है। मैंने बता ही दिया आपको सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में फिर राज्य क्या करता है, बार बार प्रवेश करता है, इंटर करता है कि आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते, आप सरकार का विरोध कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये राज्य फिर इंटर करने लग जाता है। तो अगर राज्य इंटर करने लग जाएगा तो फिर तो क्या होगा, फिर तो उसकी हर प्रकार की जो भाषण है, उसकी बोलने की आजादी है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उस पर कंट्रोल करने लग जाएगा। तो बर्लिन ये बात बोलते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता इस, क्योंकि यह व्यक्ति को गुलाम बनाती, इसलिए बेकार है ये। और ये खुद किसका समर्थन करते हैं, नेगेटिव स्वतंत्रता का। ठीक है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है वो, क्योंकि उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए उसको नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, उसको नाम दे दिया गया है, लेकिन वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां सरकारों को क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और कुछ मामले ऐसे हैं जहां हस्तक्षेप करना ही चाहिए। तो दोनों क्षेत्र अपनी अपनी जगह सही है। ओके, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, बल्कि स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि हम कहें कि राज्य है और स्वतंत्रता भी होना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर राज्य है तो वह आपकी स्वतंत्रता में क्या करेगा, बाधा डालेगा। और हम कहते हैं कि हमने तो आजादी दे रखी है सभी लोगों को। जब आजादी दे रखी है और आप इंटर भी कर दे जाते हो हमारे जीवन में, तो फिर ये कोई स्वतंत्रता थोड़ी है, ये तो केवल क्या है, ये तो केवल परिस्थितियां हैं, ये तो बाहर का एक पर्दा है जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये कहना है बर्लिन का। और ये कहते हैं स्वतंत्रता का आशय ही है क्या, प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात किसी भी प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये मानते हैं अपने अपने कौन, तो बर्लिन के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेग के विचार, हेग भी नेगेटिव जो स्वतंत्रता उसके पक्षधर रहे हैं, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है ना, इनको नोबेल मिला हुआ है हेग को। तो नोबेल पुरस्कार विजेता हेग के प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान, 1960 में इन्होंने लिखी। इनकी एक और अन्य रचना है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, 1973 में किताब लिखी गई। और हैयक लॉक के विचारों से प्रभावित है, जो लॉक है, जॉन लॉक, हम पढ़ेंगे आगे इनको, है ना। तो इनके विचारों से प्रभावित थे कौन, तो हैयक साहब। इनका कहना है कि स्वतंत्रता का आशय दूसरे की जो स्व इच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता, मतलब कि राज्य क्या करता है, स्वयं की इच्छा प्रकट करता है ना, किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा डाल देता है, किसी को भी रोक टोक लगा देता है, तो उससे आजादी ही स्वतंत्रता है, ये मानते हैं हैयक साहब। अगर आप पे कोई प्रतिबंध लगाता है, अपनी स्वेच्छाचारिता है जो निर्मित करता है अपने ऊपर, डोमिनेंस स्थापित करता है, तो उसी से आजादी का मतलब क्या है, रियल स्वतंत्रता। क्योंकि कोई रोक टोक ही नहीं करेगा तो आप अपने जीवन का बेहतर विकास कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलकर है कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय है बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंध करना, जो बाध्य, जो आपकी बाधा डालते हैं आपके कार्यों में, उनको प्रतिबंध करना। जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हो और कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है, तो उस व्हाट्सएप जो मना कर रहा है ना, उसको ही हटा दो, तो आपको मना ही नहीं कर पाएगा वो। और जो मना ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या है, आपकी स्वतंत्रता है वो, आपकी क्या है, स्वतंत्रता। यही कहना चाह रहे हैं हैयक साहब। हैयक ने स्वतंत्रता का जो मूल अर्थ है वह नकारात्मक माना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों को बताया। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि हैयक के अनुसार उन्होंने स्वतंत्रता के कितने रूप बताए हैं, तो उन्होंने 3 रूप बताए। कितने रूप बताए दोस्तों, 3। कौन कौन से, एक है राजनीतिक स्वतंत्रता, एक है आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक मतलब आपके जो आंतरिक विचार हैं जो प्रकट होते हैं, जो आपका ज्ञान है, जो भी आपका विवेक है,
वही उच्चतर विचार है, उनको उच्चतर विचार की संज्ञा भी दी उन्होंने, आंतरिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो राजनीतिक आंतरिक स्वतंत्रता, और एक और कौन सी, शक्ति के रूप में स्वतंत्रता। मतलब आप शक्ति का मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं, पावर का यहाँ पर मतलब है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग आपके शारीरिक, आपके मानसिक और आपके बौद्धिक विकास में कर सकते हो, और वह शक्ति सकारात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर मतलब किसका, ये है का। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन के जो विचार है, जो नव उदारवादी हैं। तो मिल्टन के क्या विचार है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी दोस्तों, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में लिखी, जो कि नेगेटिव स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करती है। ये भी नेगेटिव संकल्पना के क्या है, स्वतंत्रता के क्या है, पक्षधर रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन। और इनका कहना है स्वतंत्रता का मतलब क्या है, एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव। मतलब जैसे आपका सहयोगी व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका जो बॉस है और एक आप हैं, तो आप पर जो आपका बॉस है वो क्या क्या ना कर पाए, आप पर किसी भी प्रकार की बाधा ना डाल पाए, बल का प्रयोग ना कर पाए। अगर आप घर में रहते हो तो आपके माता पिता आप पर किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग ना कर पाए। अगर आप पति पत्नी हैं तो पत्नी या पति के द्वारा एक दूसरे पर किसी भी बल का प्रयोग या बाधा का प्रयोग न किया जाए, वही वास्तव में क्या है, स्वतंत्रता। ये मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है, और इन्होंने अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के और बातें। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में अभी हमने पढ़ी कौन सी, नेगेटिव स्वतंत्रता, ओके, नेगेटिव लिबर्टी। अब आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी पर। तो पॉजिटिव लिबर्टी का यहाँ पर हम मतलब समझते हैं क्या है दोस्तों, जहां पर राज्य भी होता है और स्वतंत्रता भी होती है। स्वतंत्रता आपको है, जैसे भारत में राज्य भी है, सरकारें भी हैं, न्यायालय भी हैं, और सभी चीजें हैं, मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा ढांचा है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ठीक है, संसद है पूरी। तो राज्य भी है प्लस स्वतंत्रता भी है। तो आर्टिकल आपके 19 से लेकर तो आपके आर्टिकल 30 तक हर प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बात करता है ना। धार्मिक हो, शोषण के विरुद्ध हो, जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, भाषण देने की, संघ बनाने की, अपने मनपसंद रोजगार को चुनने की, हर प्रकार की स्वतंत्रता। परंतु यदि दोस्तों आप बोलने की आजादी का प्रयोग गलत सेंस में करोगे, किसी की भावनाएं आहत करोगे, या देश को तोड़ने के बारे में बोलोगे, या देश में दंगा फसाद निर्मित हो सके ऐसी भाषा बोलोगे बोलने की आजादी के तहत, तो फिर राज्य इंटर करेगा और आपको सजा देगा, आपकी बोलने की आजादी पर रोक लगा सकेगा। और यही कहलाती है सकारात्मक स्वतंत्रता। क्या कहलाती है, सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। और इसके समर्थक कौन है दोस्तों, तो इसके समर्थक है रूसो, कांट, हिगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की और लियोस्ट्रॉस, मैकफरसन आदि विचारक, आदि ये जितने भी विचारक हैं, ये सब सकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है, पक्षधर हैं। क्योंकि ये सभी लोग चाहते हैं कि राज्य होना चाहिए, और अगर राज्य होगा तो वो क्या करेगा, लोगों की स्वतंत्रता को बनाए भी रखेगा, और जो स्वतंत्रता के नाम पर गलत करेंगे उनको सजा भी दे पाएगा। ठीक है, ये इनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। तो रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, और अपनी पुस्तक, सॉरी, उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा, जो रियल विल है अपनी, जो अपनी तात्विक इच्छा है, अर्थात जो आपकी रियल इच्छा है, जो आपकी आंतरिक इच्छा है, जो आपका बर्निंग डिजायर है, और जो आपकी आत्मा है। तात्विक इच्छा मतलब जो आपकी आत्मा की आवाज, कहते हैं ना, आत्मा की आवाज शुद्ध होती है, अच्छी होती है, के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो ही वो क्या कहलाएगी, स्वतंत्रता कहलाएगी। ये रूसो का कहना है। तो रूसो का भी सही कहना है, क्योंकि अगर आत्मा की आवाज सुन करके आप कोई कार्य करते हो तो आत्मा की आवाज हमेशा सही होती है, आत्मा हमेशा आपको सही मार्ग दिखाती है। ठीक है, तो ये रूसो का कहना है, सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अगले हैं हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की, इनका पूरा नाम है, लॉस्की का क्या नाम है, हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की। इनके अनुसार निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्होंने 3 प्रकार बताए। एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति जो चाहता है वो कर सके, अपने जीवन का विकास, अपना भौतिक विकास, अपना शारीरिक विकास, जो चाहे वो बोल सके, जहां चाहे वहां संघ बना सके, ठीक है, कहीं पर भी घूम सके, हर प्रकार की आजादी, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है वह अपनी मताधिकार का भी प्रयोग कर सकता है, वह खुद चुनाव भी लड़ सकता है, राजनीति में भाग भी ले सकता है, और कोई राजनीति गलत करता है तो उसके विरोध में भी खड़ा हो सकता है। ये कहलाती है राजनीतिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या, वो अपने अनुसार विकल्पों का चयन करेगा, उद्योग खोल सकता है, कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, ये सारी आजादी।
उसकी आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता के ये पक्षधर हैं हेरोल्ड जोसेफ प्लोस्की। परंतु याद रखना ये स्वतंत्रता सकारात्मक वाले विचारक हैं। मतलब अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपको, जैसे बोलने की आजादी, जैसे कि व्यापार करने की आजादी, तो व्यापार करने के नाम पर आप ये थोड़ी करने लग जाएंगे कि बम बनाने लग जाएं, ड्रग्स बनाने लग जाएं, ठीक है, ये नहीं कर सकते, तो वहां राज्य इंटर करेगा। तो जो हेरोल्ड जोसेफ यही कहना चाह रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत आजादी रहेगी, परंतु अगर आप अपनी व्यक्तिगत आजादी का स्वतंत्रता का प्रयोग गलत करेंगे तो राज्य वहां इंटर करेगा और आपकी स्वतंत्रता को रोक देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेरोल्ड जोसेफ प्लोस्की की अगली रचना इनका है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में लिखी गई और इन्होंने अपने मत प्रस्तुत करे। प्लोस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसी दशा निर्मित हो जाए जिससे कि मनुष्य का पूर्ण विकास हो, अच्छा विकास हो, कोई भी उसका शोषण न कर पाए, उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हर प्रकार का विकास हो, और इसे अवसर उपलब्ध कराना ही स्वतंत्रता है। ये लोस्की कह रहे हैं। और ऐसा हमारे आर्टिकल, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना, आर्टिकल 36 से लेकर तो 51 तक, उसमें भी तो यही बात बोली गई कि राज्य का कर्तव्य है वो कि वो प्रत्येक मनुष्य का विकास को अवसर उपलब्ध कराएं, उसका सामाजिक और आर्थिक अर्थात उसका पूर्ण विकास हो, ऐसी दशाओं का निर्माण करें। तो लोस्की भी उसके समर्थक हैं। ओके, तो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पर भी लोस्की के विचार क्या होते हैं, प्रासंगिक लगते हैं हमको। आगे बढ़ते हैं। लोस्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर अधिकार नहीं होंगे तो स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना अधिकार के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य ही नहीं हो सकता। वह कानून को मानेगा ही क्यों जब तक उसके अधिकार नहीं होंगे। हम भी भारत के कानूनों को क्यों मानेंगे जब हमें अधिकार नहीं होंगे। तो इनका कहना है कि बिना अधिकार के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। आगे कहते हैं लोस्की, अधिकार, अवसर व उत्तरदायित्व सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो 3 बातें कही। आप याद रखना कि ये बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं कि लोस्की के अनुसार स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, कितने तत्व हैं, तो 3 है। कौन कौन से? पहला तो अधिकार, दूसरा है अवसर, तीसरा कौन सा है? उत्तरदायी सरकार, है ना। उत्तरदायी सरकार मतलब कि जो लोगों के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो, जो भी वो काम करती हो उसका वह जवाब दे सके। ठीक है, तो लोस्की के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। आगे आपको पता है नोबेल विजेता हमारे भारतीय हैं ये, अमर्त्य सेन जी, और इन्होंने इकोनॉमी में नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। और इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर, व्यक्ति के विकास के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर अपने बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है डेवलपमेंट अस फ्रीडम। डेवलपमेंट अस फ्रीडम, ये 1999 में लिखी गई और इसी दौरान इनको नोबेल प्राइज भी मिला है दोस्तों। ठीक है, अमर्त्य सेन जी को। स्वतंत्रता का आशय इनके अनुसार क्या है? क्षमताओं का विकास माना। अगर क्षमताओं का विकास करना, जैसे कि, और गरीबी का मतलब भी यही बताते हैं अमर्त्य सेन जी कि क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है। क्षमता मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ का विकास नहीं हो पा रहा है तो वो गरीबी है, वह स्वतंत्रता नहीं है। फिर तो इन्होंने बताया कि क्षमताओं का विकास ही अगर क्षमताओं का विकास आप कर देंगे तो उसी का मतलब स्वतंत्रता है। अर्थात अगर व्यक्ति गरीब है तो उसकी क्षमता का विकास कर दो तो वह अमीर बन जाएगा। व्यक्ति कुपोषण का शिकार है तो उसको स्वस्थ बना दो तो वह उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति अशिक्षित है, असाक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको अच्छे संस्थान दे दो, अच्छे स्कूल संस्थान दे दो, जिससे कि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, और क्षमता बढ़ जाएगी तो वह क्या हो जाएगा? वह शिक्षित हो जाएगा। अगर उसको, उसकी इनकम नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसको रोजगार दे दो, तो उसकी क्षमता विकसित हो जाएगी और वह अपने जीवन का बेहतर विकास कर पाएगा। तो क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है, ये कहना है अमर्त्य सेन का। और क्षमताओं का विकास ही स्वतंत्रता को माना। ठीक है, अगले समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर, कपड़े सिलते सिलते ये भी गए और इन्होंने कपड़े सिलते सिलते अपनी स्वतंत्रता के बारे में बताया। नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट माना इन्होंने। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का विरोध किया इन्होंने, मतलब कि इसको गलत, उसको मतलब सही नहीं माना किसने? चार्ल्स टेलर ने। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना माना, अपॉर्चुनिटीज कॉन्सेप्ट माना इन्होंने। ठीक है, सॉरी इसको मिटा दें, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सही है, अभ्यास, हाँ, ये ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा वर्जन गलत हो गया। ओके, तो अभ्यास की संकल्पना, अभ्यास मतलब लगातार कोई कार्य करते रहोगे तो आप लगातार कार्य करोगे, अपने खुद का विकास करोगे, दूसरों के विकास के बारे में सोचोगे, तो वही क्या है? वही रियल में सकारात्मक स्वतंत्रता है। ओके,
आगे है मैकफर्सन। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। इनके भी अनुसार क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ओके, इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम कहा। और रूसो, हिगल, ग्रीन, ये जो विचारक हैं, के विचार में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है, विद्यमान होती है। इनके विचारों में सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, दार्शनिक और नैतिक है। मतलब व्यक्ति क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, ईमानदार, सत्यनिष्ठ होना चाहिए इनकी नजर में। हिगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। मतलब जो राज्य कहता है उसी का पालन करो, चाहे राज्य गलत को कहो या सही, लेकिन आप उसकी आज्ञा का पालन करें, वही कहलाती स्वतंत्रता। किसके अनुसार, हिगल के अनुसार। खैर हिगल ने बहुत भयानक बात बोली ये वाली, क्योंकि राज्य तो गलत भी बोल सकता है। राज्य तो कह सकता है कि इस इंसान को मार दो, किसी भी इंसान को मार दो, कह सकता है कि हिंदुओं को मार दो या मुसलमान को मार दो या सिखों को मार दो, या फिर कुछ भी दंगा फसाद की आज्ञा भी दे सकता है। और उसकी आज्ञा आज्ञा मान ली जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो देश नष्ट हो जाएगा ना। तो ये तो इनका कहना थोड़ा गलत है यहाँ पर, है ना। ग्रीन के अनुसार, ग्रीन क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो। तो जो करने योग्य हो और भोगने योग्य हो, अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्तित्व विकास, बिल्कुल अच्छी बात है, करने योग्य है वो, लेकिन क्या चोरी करने योग्य है? चोरी करने योग्य नहीं है तो वह स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इनका कहने का इतना सा मतलब है कि जो करने योग्य हो, अर्थात वो सारी बातें जो करने योग्य होती हैं वो करना चाहिए, वही स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब अच्छे काम, सारे पॉजिटिव काम, नेगेटिव काम करने योग्य नहीं होते। तो जो करने योग्य नहीं है, जो भोगने योग्य नहीं है, वो नहीं, वो स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते। ठीक है, जैसा कि चोरी, बलात्कार, अपराध है ना, किसी प्रकार का अपराध। ओके, मैकफर्सन वापस से अपनी बात बोलते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है ना, विकास करने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, यही मानते हैं मैकफर्सन। और बाद में मैकफर्सन ने बर्लिन है के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना भी की इन्होंने, और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। उदारवादी अवधारणा मतलब वही कि पूर्ण रूप से आजादी। बर्लिन क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से आजादी, किसी भी प्रकार की बाधा ना होना, बर्लिन ये कहते हैं। तो मैकफर्सन कहते हैं नहीं भैया ये गलत है, हम केवल तार्किक अतार्किक जो स्वतंत्रता है उसका ही विरोध करें, तार्किक का नहीं, ये मैकफर्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसको पूरा जरूर देखें। ठीक है, हमें हौसला मिलता रहेगा और हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन लाते रहेंगे। तो प्लीज और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ये आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, और ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी।